सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिक्री के बारे में बताया जा रहा था। अब आप लोगों को सीपीसी के तहत जो सेक्शन चलना है फिर एक बार दोहरा दिया जाए। 2.1 बताया गया, कोड या संहिता का मतलब क्या है। धारा 2 की उपधारा 1 में ये बताया गया है। फिर आपका 2 डिटेल में बता दिया गया है डिक्री या आज्ञप्ति की परिभाषा। फिर आपको 2.9 भी डिटेल में बता दिया गया है जजमेंट अर्थात निर्णय की परिभाषा। फिर आपको डिटेल में 2.14 भी बता दिया गया है आदेश या आर्डर की परिभाषा, और इनमें अंतर भी आपको बता दिया गया है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। देखिए, भले धारा चल रही हो, यानी कि भले ही आपका परिभाषा खंड चल रहा हो, परिभाषा खंड के साथ साथ तमाम बातें आपका समाप्त भी होती जा रही हैं। अब 2 परिभाषाएं एक साथ आप पढ़िएगा। देखिए कौन कौन 2 परिभाषाएं एक साथ पढ़ी जाती हैं। धारा 2.3 पढ़ेंगे और धारा 2.10, यानी कि दोनों परिभाषाओं को एक साथ पढ़िएगा। धारा 2 के खंड 3 में डिक्री होल्डर को परिभाषित किया गया है। डिक्री होल्डर का मतलब हुआ आज्ञप्तिधारी। आज्ञप्तिधारी का मतलब हुआ डिक्रीधारी। और 2.10 में जजमेंट डेटर या निर्णीत ऋणी को परिभाषित किया गया है। निर्णीत ऋणी को परिभाषित किया गया है आपका 2.10 में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन प्री में भी बनता है, मेंस प्री और इंटरव्यू दोनों में क्वेश्चन बन चुका है। डिक्री होल्डर या आज्ञप्तिधारी की परिभाषा 2.3 में दी गई है। तो कौन आज्ञप्तिधारी का मतलब हुआ जयपत्रधारी या विजय पत्रधारी, यानी कि जो पक्षकार जीतता है। अब आज्ञप्तिधारी किसे कहेंगे? तो जिसके फेवर में अर्थात जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, जिसके फेवर में डिक्री पारित की गई है, या एग्जीक्यूशन योग्य यानी कि निष्पादन योग्य। निष्पादन का मतलब हुआ लागू कराने योग्य कोई आदेश दिया गया है। खूब परिभाषा प्री में पूछी जाती है। डिक्री होल्डर कौन होगा? तो जिसके फेवर में डिक्री पारित की गई है या लागू कराने लायक कोई आदेश दिया गया है, उसी को डिक्री होल्डर या जयपत्रधारी या विजय पत्रधारी कहा जाएगा। निर्णीत ऋणी ठीक इसके विपरीत बात है। निर्णीत ऋणी का मतलब ये हुआ कि जिसके विरुद्ध या जिसके अगेंस्ट या जिसके विरोध में डिक्री पारित की गई है, जिसके विरोध में डिक्री पारित की गई है या जिसके विरोध में निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके विरोध में डिक्री पारित की गई या जिसके विरोध में एग्जीक्यूशन या निष्पादन योग्य कोई आर्डर पारित किया गया है, उसे जजमेंट डेटर या निर्णीत ऋणी कहा जाता है। सामान्यतः सिविल मामलों में मान लीजिए कि ए और बी में कोई विवाद है,
तो ए जीता और बी हारा। तो जो जीतता है उसको डिक्री होल्डर कहा जाएगा और जो हारता है उसको निर्णित ऋणी कहा जाएगा। जरूर नाम याद रखिए। यानी कि जब तक फैसला न आ जाए, ए वादी कहलाता है प्लेंटिफ, बी प्रतिवादी कहलाता है डिफेंडेंट। लेकिन जैसे ही न्यायालय का निर्णय आया और डिक्री या आदेश पारित हो गया तो ए का नाम बदल जाएगा। अब ए वादी न कह के इसे डिक्री होल्डर कहा जाएगा और जो हारा है उसे निर्णित ऋणी। यानी कि एक लाइन में आया कि जो जीता वह आज्ञप्तिधारी और जो हार गया मुकदमे में वह निर्णित ऋणी। जैसे कि अयोध्या के मामले में आपका एक पक्षकार जीता तो वह डिक्रीधारी हो गया और दूसरा पक्षकार हारा तो वह निर्णित ऋणी हो गया। सामान्यतः सिविल मामलों में एक पक्षकार विजयी होता है और दूसरा पक्षकार कह सकते हैं कि हारता है। अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वह ये बनता है कि क्या ऐसी दशा दी गई है जहाँ की दोनों पक्षकार जीते हों और दोनों पक्षकार हारे हों। यानी कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ की दोनों पक्षकार यानी कि ए और बी ये आज्ञप्तिधारी भी हों और निर्णित ऋणी भी। तो सामान्यतः ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। यही अच्छे से तैयार रखिएगा इंटरव्यू के लिए। दो इसके एक्सेप्शन हैं, दो अपवाद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो दशाओं में दोनों पक्षकार जीत सकते हैं और दोनों हार सकते हैं, अर्थात दोनों डिक्री होल्डर और दोनों निर्णित ऋणी कहलाते हैं। पहला जो दशा है मुजरा या सेटऑफ, मुजरा या सेटऑफ या कह सकते हैं प्रतिसाधन, और दूसरा है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम का मतलब प्रति दावा। काउंटर क्लेम प्रति दावा यानी कि मुजरा के मामले में और प्रतिदावा के मामले में अर्थात सेटऑफ और काउंटर क्लेम के मामले में ये संभव है कि दोनों पक्षकार जीते भी हों और हारे भी हों। तो डिटेल में इसको बताया जाएगा, लेकिन मुजरा का प्रावधान सीपीसी के आदेश 8 के रूल 6 में किया गया है। आदेश 8 का नियम 6 और जबकि प्रतिदावा का प्रावधान किया गया है सीपीसी के आदेश 8 के नियम 6A में किया गया है। अभी इतना ही जानिए, आगे आपका और पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार आपको दो परिभाषाएं बताई गई। अब 2-3 के बाद फिर प्री में पूछा जाता है, 2-4 पूछा जाता है। बिहार आयोग ने और झारखंड आयोग ने धारा 2 के क्लाज 4 से प्री में क्वेश्चन बनाया है। आइए क्लाज 2 का धारा 2 का क्लाज 4 देखा जाए। जहाँ तक क्लाज 2 का धारा 2 का क्लाज 4 की बात है, डिस्ट्रिक्ट या ज़िले को परिभाषित किया गया है। यानी कि धारा 2 की उपधारा 4 में जिला या डिस्ट्रिक्ट को परिभाषित किया गया है। यहाँ पूछा भी गया है कि ज़िले का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ।
तो पहले बेयर एक्ट को देखा जाए और तब आपको और बातें इसमें समझाई जाए। जहाँ तक बेयर एक्ट की बात है, डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है कि जिला से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं। यानी कि आरंभिक अधिकारिता यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय यानी कि प्रधान सिविल न्यायालय कौन होता है? तो वह जिला जज का न्यायालय होता है। प्रधान सिविल जो न्यायालय हैं उसकी स्थानीय अधिकारिता, उसकी जो स्थानीय अधिकारिता होती है यानी कि लोकल जुरिडिक्शन होता है, उसकी स्थानीय अधिकारिता जो होती है, स्थानीय अधिकारिता वो भी आपका जिला कहा जाएगा। और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आपका स्थानीय अधिकारिता भी आती है। यानी कि हाई कोर्ट की जो मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है यानी कि साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता हाई कोर्ट को है, वह भी जिला में समाहित है। यानी कि जिले में हाई कोर्ट को भी शामिल कर लिया गया और जिला न्यायालय को भी शामिल किया गया है। तो ज़्यादातर मामलों में डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा कहाँ दी गई है ये पूछा गया है, अंदर से कम ही क्वेश्चन बनता है। अब आइए आपका देखा जाए, निर्णय के प्रकार देख लिया जाए। पहले देखिए, अब आपका मेंस में भी बनता है क्वेश्चन, लगातार ये मेंस में अब जो बताया जा रहा है और प्री में भी बनता है। देखिए, कोई भी निर्णय आए, या तो वह निर्णय भारत के न्यायालय द्वारा दिया जाएगा या वह निर्णय आपका कह सकते हैं कि फॉरेन कोर्ट द्वारा यानी कि विदेशी न्यायालय द्वारा। यानी कि निर्णय या तो इंडिया के कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है या फॉरेन के कोर्ट द्वारा। अगर भारत के न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाता है तो कोई समस्या नहीं है, सीपीसी में प्रावधान किया ही गया है। सिविल मामलों में आप सीपीसी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब फॉरेन कोर्ट द्वारा यानी कि विदेशी न्यायालय द्वारा कोई जजमेंट या फैसला सुनाया जाता है। जब भी आप विदेशी न्यायालय द्वारा फैसले की बात पढ़ेंगे, पहले कुछ को रिलेट कर लिया जाए और तब डिटेल में हम शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन का मॉडल भी यहाँ मेंस में बनाना है कि मेंस में कैसे क्वेश्चन यहाँ बनता है। जब भी आप विदेशी न्यायालय इत्यादि पढ़िएगा तो आपको एक क्रम बना रहा हूँ, इसको ज़रूर याद रखिएगा। यानी कि जो ये क्रम है, जो ये सेक्शन है, इसको ज़रूर एक साथ तैयार रखिएगा। कहाँ से क्या क्वेश्चन बना है ये भी मैं शुरुआती दौर में सामान्य बातों में आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन प्री में बना है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट का मतलब कि विदेशी न्यायालय। फॉरेन कोर्ट का मतलब ये हुआ कि विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय कहाँ परिभाषित है? तो आपका जवाब रहेगा सीपीसी की धारा 2 के क्लाज 5 में। अब ये जो विदेशी न्यायालय हैं
यह न्यायालय जब फैसला देंगे तो इसी फैसले को विदेशी फैसला या विदेशी निर्णय कहा जाता है। यानी कि विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ही विदेशी निर्णय कहा जाता है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया कि विदेशी निर्णय कहाँ परिभाषित हैं, तो आपका जवाब रहेगा धारा 2 की उपधारा 6। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र या रिसिप्रोकल राज्य क्षेत्र, रिसिप्रोकल या व्यतिकारी राज्य क्षेत्र, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को कैसे लागू कराया जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा ये सेक्शन पढ़ना पड़ेगा CPC का आपका 44A। फिर विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा, कब कंक्लूसिव होगा, कब विदेशी निर्णय निश्चायक होगा, कंक्लूसिव होगा, अकाट्य होगा, ये पूछे तो धारा 13 पढ़नी है। फिर आपका विदेशी निर्णय के बारे में प्रिजम्पशन अर्थात उपधारणा पूछ ले, कल्पना पूछ ले, उपधारणा पूछ ले, अनुमान पूछ ले, प्रिजम्पशन पूछ ले, तो धारा 14 याद रखना है CPC की। यदि ये पूछे कि विदेशी निर्णय कब रेस जुडिकेटा का काम करेंगे, यानी कि रेस जुडिकेटा का विदेशी निर्णय कब रेस जुडिकेटा का काम करते हैं, इसका प्रावधान पूछ ले कि CPC में कहाँ दिया गया है, तो धारा 13। तुरंत आपको जैसे ही रेस जुडिकेटा आया, आपका जहाँ जहाँ रेस जुडिकेटा है निश्चित तौर पर तैयार कर लेना है। और दूसरा आपका निश्चायक आपका है, ये भी हम बताएंगे। और तीसरा आपका रिसिप्रोकल या व्यतिकारी। फिर एक बार इसको तैयार कर लीजिए, दोहरा दिया जाए। विदेशी न्यायालय की परिभाषा पूछे तो धारा CPC की धारा 25 मारेंगे। फॉरेन जजमेंट या विदेशी निर्णय पूछे तो 26 मारेंगे। फिर व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के निर्णय को कैसे लागू कराया जाएगा, ये CPC के किस धारा में प्रावधान है, तो आप 44A मारेंगे। फिर पूछा जा सकता है कि फॉरेन जजमेंट यानी कि विदेशी निर्णय भारत में कब कंक्लूसिव होंगे, तो धारा 13 मारना है। फिर अगर पूछे कि विदेशी निर्णय के बारे में प्रिजम्पशन या कल्पना या फिक्शन या उपधारणा या अनुमान किस धारा में है, तो धारा 14 आपका जवाब रहेगा। फिर क्वेश्चन नया बन सकता है कि विदेशी निर्णय रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय के रूप में लागू होगा, ये CPC की किस धारा में है, तो आपको धारा 13 मारना है। 3 बातें आपको यहाँ पढ़नी है। वह जो 3 बातें हैं, आपका पहला जो कोरिलेट करना है रिसिप्रोकल या व्यतिकारी या पारस्परिक, इसको भी कोरिलेट करके ज़रूर याद रखिएगा। रिसिप्रोकल या पारस्परिक या व्यतिकारी। यहाँ से भी झारखंड, बिहार, उत्तराखंड हर एक राज्य में क्वेश्चन आपका बन चुका है। देखिए झारखंड का मॉडल, अभी हम व्यतिकारी आपको उदाहरण से बताएंगे। देखिए रिसिप्रोकल प्रॉमिस या व्यतिकारी, पहले हम वचन देखते हैं।
रिसिप्रोकल प्रामिज या व्यतिकारी वचन। ये झारखंड में 2 बार रिपीट किया है जे में। कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि संविदा अधिनियम की धारा, यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 2F में व्यतिकारी वचन या पारस्परिक वचन या रिसिप्रोकल प्रामिज या वादा या प्रतिज्ञा की परिभाषा दी गई है। फिर पिछली बार आपका पूछा गया झारखंड में ही कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में CRPC में कहाँ प्रावधान है। तो अगर आपका व्यतिकारी राज्य क्षेत्र CRPC में पूछे तो CRPC की धारा 105 मारनी है। और एक क्वेश्चन घुमा दिया था संविदाकारी राज्य। अगर आपसे संविदाकारी राज्य के बारे में, ये भी झारखंड में आ चुका है, CRPC में पूछे तो 105A मारना है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अर्थात संविदाकारी राज्य। अब व्यतिकारी होता क्या है, हमें ये देखना है। जहाँ तक व्यतिकारी की बात है, व्यतिकारी होता क्या है पहले ये देखा जाए, क्योंकि एक एक शब्दों को अर्थ भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, आपका व्यतिकारी का मतलब पारस्परिक, म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि जब दोनों पक्षकारों ने वादा किया है, प्रामिज किया है और दोनों पक्षकार अपने अपने वादे को निभाने के लिए बाध्य हैं। तो पहले संविदा अधिनियम का उदाहरण देखा जाए। A और B हैं। A B से कहता है कि मैं तुम्हें 50 किलो चावल दूंगा और B अपनी ओर से वादा करता है कि इसके लिए मैं 1000 रुपया तुम्हें दूंगा। देखिए, इस उदाहरण में जो वादा किया गया है वह दोनों तरफ से किया गया है। A ने अपनी ओर से 50 किलो चावल देने का वादा किया है, जबकि B ने 1000 रुपया देने का इसके बदले में वादा या प्रामिज या प्रतिज्ञा की है। तो जहाँ की दोनों पक्षकार प्रामिज किए हों, वादा किए हों, प्रतिज्ञा किए हों, सब एक ही है ये बातें, प्रामिज किए हों, वचन दिए हों और दोनों पक्षकारों को अपने अपने वचनों का पालन करना हो, उसी को व्यतिकारी वचन या रिसिप्रोकल प्रामिज कहा जाता है। अब ये आया कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के जजमेंट क्या होते हैं, तो बस इसी को थोड़ा व्यापक हमें कर लेना है। ये मान लीजिए, ये A मतलब अब देश का नाम देख लेना है, इंग्लैंड हम इसे मान लेते हैं और B को भारत मान लेते हैं। अब देश पर आइए, यानी कि A इंग्लैंड देश हैं, B भारत देश हैं। अर्थात दो देश जब आपस में ये समझौता करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों या डिक्रियों को लागू कराएंगे, तो ये कहा जाता है कि वे दोनों देश व्यतिकारी राज्य क्षेत्र हैं। अर्थात इंग्लैंड ने भारत से वादा किया, भारत ने इंग्लैंड से वादा किया कि जो भी न्यायालय निर्णय देंगे उसको लागू कराया जाएगा। यानी कि इंग्लैंड के न्यायालय निर्णय देंगे तो भारत में लागू कराया जाएगा, भारत के न्यायालय देंगे तो इंग्लैंड में। इसी को व्यतिकारी राज्य क्षेत्र कहा जाता है। अब आइए, आपका ये है कि विदेशी निर्णय एमेंस में भी आ चुका है, कब कंक्लूसिव होगा, कब निश्चायक होगा।
निश्चायक का मतलब ये हुआ अकाट्य, कंक्लूसिव, निर्विवाद, यानी कि निश्चायक का मतलब हुआ अकाट्य कब होगा। तो कब अकाट्य होगा, जब वो धारा 13 की शर्तों को फुलफिल कर दे, तब वह भारत में निश्चायक होगा, अकाट्य होगा। अब समस्या ये आई कि निश्चायक सबूत, एविडेंस में अभी यूपी सिविल जज में ये पिछली बार पूछा गया था। निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में दी गई है। और यूपीजे में ये पूछा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन किन धाराओं में कंक्लूसिव प्रूफ, अकाट्य तर्क या निश्चायक सबूत के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा धारा 41, 112 और 113। धारा 41 एविडेंस की, धारा 112 और 113। अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में भी बना है कि विदेशी निर्णय का भारत में इफेक्ट क्या होगा, इसको भी इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार रखना है। यानी कि जो फॉरेन जजमेंट हैं उसका भारत में क्या इफेक्ट होगा, भारत में क्या प्रभाव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो विदेशी निर्णय हैं उसका नेचर भारत में क्या होगा, क्या वह जजमेंट इन पर्सोनम होगा। जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब व्यक्ति बंधी होगा, या जजमेंट इन रेम यानी कि लोकलक्षी या सौरबंधी, लोकलक्षी या सौरबंधी होगा। ये इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन बना है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। पहले इनको हम बता दें, व्यक्तिबंधी निर्णय या जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब पहले समझिए। ऐसा निर्णय जो केवल वाद के पक्षकारों और उनके हित प्रतिनिधियों के बीच लागू हो, यानी कि ऐसा निर्णय जिससे केवल पार्टी या उसके जो हित प्रतिनिधि हैं वही बाध्य होते हैं, ऐसे निर्णय को व्यक्तिबंधी या जजमेंट इन पर्सोनम कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बना है इंटरव्यू में कि जो फॉरेन जजमेंट हैं वह उसका प्रभाव क्या होगा, व्यक्तिबंधी होगा कि लोकलक्षी। तो आपका जवाब रहेगा व्यक्तिबंधी होगा। पूछा जाएगा कि कैसे आप व्यक्तिबंधी कहेंगे, तो आपका जवाब रहेगा कि सीपीसी की धारा 13 में स्पष्ट रूप से शुरुआती दौर में ही यह लिख दिया गया है कि जो फॉरेन जजमेंट होंगे वे पक्षकारों के बीच और उनके हित प्रतिनिधियों के बीच ही अप्लाई होंगे, दूसरा कोई यानी कि थर्ड पर्सन उससे प्रभावित नहीं होगा। अतः फॉरेन जजमेंट का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वह व्यक्तिबंधी होगा। लोकलक्षी निर्णय देखा जाए, लोकलक्षी निर्णय को कहा जाता है जजमेंट इन रेम या लोकलक्षी या सर्वव्यापी। सर्वव्यापी भी लिखा जा सकता है या इसको लिखा जा लोकलक्षी सर्वव्यापी भी कह सकता है। ऐसा निर्णय जो पूरे विश्व के खिलाफ लागू हो, यानी कि पूरा विश्व उस निर्णय से बाध्य हो, उसी को लोकलक्षी या सर्वबंधी या विश्वव्यापी भी कहा जाता है। इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा, इंग्लिश में केवल एक नाम दिया जाता है
वह नाम दिया जाता है जजमेंट इन रेम, लोकलक्षी या विश्वव्यापी। देखिए, लोकलक्षी निर्णय की जहाँ तक बात है, आपको अच्छे से ये देखना है। लोकलक्षी निर्णय का मतलब विश्वव्यापी। भारत में अगर हम देखें तो केवल एक जगह ही लोकलक्षी निर्णय का उल्लेख किया गया है, और वह किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में। खूब पूछा जाता है लोकलक्षी या जजमेंट इन रेम 4 विषयों पर, 4 विषय दिए गए हैं। 4 विषय पर अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइनल या अंतिम कह सकते हैं निर्णय, डिक्री, आदेश पारित किया है, तो उस विषय पर दिए गए निर्णय, डिक्री, आदेश जो अंतिम है वह जजमेंट इन रेम या लोकलक्षी कहलाते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें इंटरव्यू में बना है, प्री में भी बना है, वह देखा जाए। विदेशी निर्णय रेस जुडिकेटा का काम करेंगे, प्रांग न्याय का काम करेंगे, प्रांग न्याय या पूर्व न्याय या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय या रेस जुडिकेटा। अगर ये क्वेश्चन आपका बने कि विदेशी निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में काम करेंगे, तो धारा 13 मारिएगा। यहीं आपका अगर पूछ दे सीपीसी में कि भारत के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में काम करेंगे, तो धारा सीपीसी की 11 आपको मारना है। यानी कि भारत के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय रेस जुडिकेटा 11 में, विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय रेस जुडिकेटा 13 में। अब आपका कर्तव्य है कि जहाँ जहाँ प्रांग न्याय या रेस जुडिकेटा हैं, आपका कर्तव्य है कि वहाँ से एक जगह एकत्र कर लिया जाए। अगर आपका पूछे कि संविधान में रेस जुडिकेटा कहाँ दिया गया है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे तो आप अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 मारिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अगर यही आपका सीआरपीसी में पूछ ले, अभी पूछा भी गया था बिहार में पिछली बार, झारखंड में भी, तो सीआरपीसी में धारा 301 में रेस जुडिकेटा है। अगर यही आपका पूछ ले साक्ष्य अधिनियम में पूछ ले कि साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस जुडिकेटा समाहित हैं, धारा 40 मारिएगा। और यहीं आपका पूछ ले न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि यानी कि चार्टर की संविधि के अनुच्छेद, अच्छे से इसको तैयार रखिए, के अनुच्छेद 38(1)(c) में रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का प्रावधान किया गया है। देखिए कहाँ कहाँ से इसे याद रखना है आपको। सीपीसी की धारा 13, फिर 11, संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लाज 2, सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1, एविडेंस में पूछे तो 40। और अगर आपका यूपी में दे दे कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के किस आर्टिकल में है, तो 38(1)(c) में। यहाँ से जितना अब तक बताया गया, निश्चित रूप से प्री और इंटरव्यू में आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। आप लोग साल पेपर भी देखते रहिए। अब आइए आपका शुरू किया जाए, जो मेंस का मॉडल है उसको देखा जाए। जहाँ तक मेंस का मॉडल है, पहला मॉडल हम बना रहे हैं
आपका देखिए, अब विदेशी निर्णय और न्यायालय के बारे में जितनी बातें सीपीसी में हैं, एक सभी बातों को आपको एक जगह ही पढ़ाया जाएगा, भले ही समय लगे। देखिए, आपका क्वेश्चन अब मॉडल देखा जाए। क्वेश्चन का जो मॉडल हमें बनाना है वह ये बनाना है कि विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं, यानी कि विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका विदेशी निर्णय को भारत में, इंडिया में कैसे निष्पादित कराया जाता है, यानी कि भारत में कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कैसे निष्पादन होगा, या कैसे उस निर्णय को लागू कराया जाएगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील किया जाए और तब आपका आगे क्वेश्चन डील किया जाएगा। देखिए, जब भी एक क्वेश्चन पूछे कि विदेशी निर्णय को परिभाषित करिए, तो आपका जवाब रहेगा धारा 26 जवाब रहेगा। फिर आपका 25 लिखेंगे और विदेशी निर्णय को भारत में कैसे लागू कराया जाएगा, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 44A। 3 धाराएं इसमें ऐड करेंगे। सीपीसी की धारा 26 के तहत विदेशी निर्णय को परिभाषित किया गया है। विदेशी निर्णय की परिभाषा दी गई है। देखिए, विदेशी निर्णय को परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है। देखिए, एक लाइन की परिभाषा है, विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा निर्णय, ऐसा जजमेंट जो विदेशी न्यायालय ने दिया हो, तो फॉरेन कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को ही फॉरेन जजमेंट कहा जाता है। तुरंत आपको यहाँ से कवर करना है कि विदेशी न्यायालय की परिभाषा सीपीसी की धारा 25 में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित हो, यानी कि ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित हो, यानी कि भारत के बाहर हो, और न तो केंद्रीय सरकार द्वारा, न तो केंद्रीय सरकार द्वारा, न तो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो, और न ही केंद्रीय सरकार द्वारा चालू रखा गया हो। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, विदेशी न्यायालय से मतलब क्या है, ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित हो और केंद्रीय सरकार के अथॉरिटी से, प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया हो और न ही अब चालू रखा गया हो। आइए, जहाँ तक अब 3-4 बातें यहाँ गौर करना है। पहले तो इंडिया अर्थात भारत, तो संविधान का अनुच्छेद 1 प्लस अनुसूची 1 देख लेना है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 1 देखना है, 1 पूरी तरह देखना है, और फिर शेड्यूल देखना है। वहाँ से भारत को आप निकाल लीजिएगा। फिर भारत के बाहर, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारत से परे या बाहर यदि कोई न्यायालय भारत से बाहर है, केंद्रीय सरकार द्वारा उसको स्थापित किया गया है, तो उसे विदेशी न्यायालय न कहकर उसे भारतीय न्यायालय ही कहा जाएगा। और यदि कोई न्यायालय भारत से बाहर हो लेकिन केंद्रीय सरकार द्वारा चालू रखा गया हो, तो उस न्यायालय को भी भारत का न्यायालय ही कहा जाएगा।
तो कब विदेशी न्यायालय कहा जाएगा? तो विदेशी न्यायालय के लिए यह नियम है कि वह न्यायालय भारत से बाहर हो और केंद्रीय सरकार द्वारा न तो स्थापित किया गया हो न ही चालू रखा गया हो। चालू रखने पर एक क्वेश्चन आपका उदाहरण बता दें। देखिए, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और जो अंग्रेज़ थे ये भारत से बाहर भी न्यायालयों का गठन किए थे। अब हम आज़ाद हो गए। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया। अगर भारत सरकार उस न्यायालय को जो भारत के बाहर अंग्रेज़ों ने गठित किया था, अगर उसे बनाए हुए हैं, चालू रखे हैं, तो वह आज भी भारतीय न्यायालय ही कहा जाएगा, न कि विदेशी न्यायालय। अब जैसे कि प्रिवी काउंसिल, अच्छे से तैयार रखिए। वर्तमान समय में जो पीसी है या जो प्रिवी काउंसिल है वह कैसा न्यायालय है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो प्रिवी काउंसिल आपका वर्तमान समय में कह सकते हैं विदेशी न्यायालय है। क्यों विदेशी न्यायालय है? क्योंकि वह इंग्लैंड में है और भारत सरकार द्वारा न तो वर्तमान में वह स्थापित की गई हैं और न ही चालू रखी गई हैं। तत्पश्चात आपका क्वेश्चन जो बनता है कि विदेशी निर्णयों को भारत में कैसे लागू कराया जाएगा, तो विधि के अनुसार विदेशी निर्णयों को भारत में लागू कराया जा सकता है। इसके लिए विदेशी निर्णयों को दो भागों में बांटा जाता है। फिर एक बार देखिए, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार विदेशी निर्णय को भारत में लागू कराया जा सकता है। इसके लिए विदेशी निर्णय को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि विदेशी निर्णय को दो भागों में बांट देंगे। आइए इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। दो भाग में बांटकर यहीं समझ लेना है। पहला जो भाग है व्यतिकारी राज्य क्षेत्र, अभी हमने बताया भी था, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्णय। और एक है व्यतिकारी राज्य क्षेत्र से भिन्न विदेशी न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्णय। दोनों को अच्छे से तैयार रखिएगा मेंस और इंटरव्यू प्री के लिए। अगर व्यतिकारी राज्य क्षेत्र मैं बता दिया हूँ, इसके लिए प्रावधान सीपीसी की धारा 44A में किया गया है। देखिए क्या नियम है। बंद कर दो।